चलिए, स्वागत है आपका टारगेट सोनो यूट्यूब फैमिली में। मैं फिर आ गया। संविधान का सीरीज जो मैं चला रहा हूँ उसको लेकर के, और आज मैं संविधान में भाग 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बड़ा मज़ेदार क्लास होगा। भाग 1 में 4 अनुच्छेद है, चारों को एकदम विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग एकदम चैन से बैठे रहिए, चैन समझते हैं ना। चलिए, भाग 1। भाग 1 भाग 1 जो हमारा संविधान में लिखा है उसका नाम है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, क्या कॉपी उठा रही हो? कॉपी क्यों उठा रही हो? पहले वीडियो देख लो, उसके बाद से लिख लेना। ठीक है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1। अब ये अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत में राज्य होगा और राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत जो है वह क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पहली बार नहीं है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है कि भारत क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, कई राज्य मिलाकर के ये संघ बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित, देखिएगा भाई, शासित प्रदेश देख लीजिएगा, हिंदी उतना ही है मेरा जितना में काम चल जाए। तो केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य। ये क्वेश्चन पूछ सकता है 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश। पहले 29 राज्य था और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन क्या हो गया, एक राज्य घटा दिया गया, 28 राज्य कर दिया गया और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और क्या कहता है, और ये कहता है ना कि जो हमारा संविधान, जो हमारा राज्यों का संघ है अर्थात भारत है, इसमें जितने भी राज्य हैं वह अविनाशी हैं। सॉरी, राज्यों का संघ जो है, संघ क्या है, वह अविनाशी है। अविनाशी का मतलब क्या हो गया कि यह इसका विनाश नहीं हो सकता, मतलब संघ से छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके राज्य जो हैं वो अविनाशी नहीं है। राज्य जो है अविनाशी नहीं है। राज्यों का संघ जो है, संघ क्या है, अविनाशी है। और कोई भी राज्य नहीं कह सकता है या केंद्र शासित प्रदेश नहीं कह सकता है कि हम इस संघ में नहीं रहेंगे। क्यों? इसलिए कि संविधान सभा के समक्ष सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जितना ये क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, ये खुला ऐलान किया गया है संविधान सभा के सामने कि हाँ, हम इसमें संघ में शामिल हो रहे हैं। तो अब अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि संघ हमारा क्या है, अविनाशी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब हमको आज़ादी मिली थी तो सर इस संघ में कितने राज्य थे। तो देखिए, जब आज़ादी मिली थी ना, तो उस समय इतना आसान नहीं था देश जो आज दिख रहा है एकीकृत करना, क्योंकि उस समय 600 से अधिक देसी रियासत थे, देसी राजा। और इस 600 में से लगभग 542 देसी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि हमारे प्रथम गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा देसी रियासतों को क्या कर लिया गया, भारत में शामिल कर लिया। बहुत ही जबरदस्त नेता थे, उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं का देन है कि आज भौगोलिक जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, भारत का मैप दिख रहा है, वो है। नहीं तो 542, 600 के 600 कह रहे थे हम स्वतंत्र रहेंगे। अब ये 542 को बना करके जो संघ बनाया गया, उसमें सब कुछ तो ठीक था। 539 देसी रियासतों को शामिल करना आसान था, आसानी से हो गया, आसानी से। लेकिन जो 3 थे, उनको शामिल करना बहुत टफ हो गया था। क्यों? इन 3 में कौन कौन थे सर? तो इस 3 में था, एक था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद, और तीसरा था जम्मू और कश्मीर था। ये 3 थे देसी रियासत जो शामिल होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ठीक है, अब देखिए इसका भौगोलिक क्षेत्र देख लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया।
तो यहाँ गुजरात के पास कौन था? जूनागढ़ था। कौन था? जूनागढ़। बीच में कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद। और यहाँ पे कौन था? ये वाला क्षेत्र जम्मू कश्मीर, J&K। ठीक है। अब ये बताइए आप कि ये तीनों कह रहे थे हम स्वतंत्र रहेंगे, ये तो बोले कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ये हैदराबाद और जूनागढ़ का रहा था पाकिस्तान में मिलेंगे। अब बताओ, यहाँ पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान, और यहाँ पे था। अब ये अगर मिल जाते तो हमारा भारत का मैप कैसा होता, आप कल्पना कर सकते हैं। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि भारत का मैप हमारा कैसा दिखता है। ये यहाँ से प्रश्न करता, ये यहाँ से यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ ये सब प्रश्न करता। अब क्या था, ये जो जूनागढ़ था यहाँ की जनता हिंदू थी और राजा मुसलमान था। राजा कह रहा था कि हम क्या करेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि ठीक है, काम करते हैं, जनमत संग्रह करा लेते हैं। जनमत संग्रह का मतलब ये हुआ कि भाई चलो वोटिंग करा लेते हैं, और वोटिंग कराएंगे, अगर जनता कह देती है कि हम भारत में रहेंगे तो उनको भारत में छोड़ दिया जाएगा, और जनता कहती नहीं हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो किधर छोड़ दिया जाएगा? पाकिस्तान में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। तो जनमत संग्रह कराया गया। क्या कराया गया? जनमत संग्रह। और जनमत संग्रह जैसे ही हुआ, जूनागढ़ के राजा को पता था, नवाब को पता था कि जनता किधर वोट करने वाली है, भारत की तरफ, तो वह छोड़ करके जूनागढ़ कहाँ हो गया? पाकिस्तान में भाग गया, और जूनागढ़ को इस तरीके से भारत में शामिल कर लिया गया, संघ में शामिल कर लिया गया। अब सर हैदराबाद को, तो हैदराबाद में शासक भी मुसलमान था और जनता भी लगभग मुस्लिम जनसंख्या थी वहाँ पे। अगर जनमत संग्रह कराया था तो हैदराबाद कहाँ चला था? पाकिस्तान में। और वल्लभ भाई पटेल समझ रहे थे कि अगर ये बीच में से पाकिस्तान ले गया तो फिर हमारा सिरदर्द हमेशा के लिए बना रहेगा। तब क्या किया जाए? और ये हैदराबाद का जो नवाब था बहुत चालाक था। इसको पता चला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आने वाले हैं यहाँ पे, वो डेट दे दे कि हम इस दिन को जाएंगे हैदराबाद, तो ये यहाँ से स्पेशल अपना फ्लाइट लिया और कहाँ भाग गया? पाकिस्तान भाग गया। और अपने जो सेनापति थे, मंत्री थे, उनको जिम्मेदारी देकर चला गया कि भाई तुम देखना इसको। ठीक है। अब जब और चला गया, और यहाँ पे था ना कि देखो 1947 की बात हो रही है, और 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके कोई कंप्लेन कर देगा अगर आर्मी उतारी जा रही है यहाँ पे, तो आर्मी अगर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? ये देश के अंदर आप आर्मी नहीं उतार सकते हो। तो फिर कहा गया ठीक है भाई, आर्मी नहीं उतारी जाएगी तो पुलिस जाएगी, और हैदराबाद की पुलिस अगर लोकल जाती है तो राजा के पास भी सेना है ना, लड़ाई हो जाएगी, कौन जीते कौन हारेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि ठीक है चलो, आर्मी नहीं जाएगी, पुलिस जाएगी ना, तो एक काम करते हैं, पुलिस का ड्रेस आर्मी को पहना देते हैं और क्या करते हैं? उतार देते हैं। और पुलिस का ड्रेस आर्मी को पहना करके और यहाँ पे क्या कर दिया गया? उतार दिया गया। और कहा था कि पुलिसिया कार्रवाई के बल पे, क्या कहा गया हैदराबाद को? पुलिसिया कार्रवाई। पुलिसिया कार्रवाई से हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। अब रही बात किसकी? जम्मू कश्मीर की। तो देखिए जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, राजा वो हरि सिंह थे, हरि सिंह। और हरि सिंह कह रहे थे कि ना तो हम पाकिस्तान में जाएंगे ना तो भारत में जाएंगे। जम्मू कश्मीर की भी जनसंख्या थी, वह हिंदू और मुसलमान दोनों थे, और राजा हिंदू थे। ठीक है। तो ये इनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया, भाई चलो ठीक है, बीच में है आप, और आपको क्या कर दिया? स्वतंत्र छोड़ा जाता है। लेकिन 1948 के स्टार्टिंग में ही पाकिस्तान कबीलाइयों के भेष में अपनी आर्मी भेज दिया और जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया गया। तब हरि सिंह को लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हरि सिंह तुरंत ताम्रपत्र पर लिखे कि जवाहरलाल नेहरू जी आप हमारा हेल्प कीजिए और हम आपसे मिलना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी बोले कि ठीक है। पटेल जी बोले कि रुक जाइए भाई, ताम्रपत्र पे हस्ताक्षर कीजिए कि विलय हो गया भारत में, तब हम क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। और जैसे ही ताम्रपत्र पर हस्ताक्षर हुआ कि जम्मू कश्मीर भारत में मिलेगा, इधर से आर्मी हमारी भेजी गई। अब जहाँ पे आर्मी धक्का देते हुए पीछे लेके जा रही थी, लेकिन तब तक संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया केस, और जो जहाँ है वहाँ रोक दिया गया, तो यथास्थिति बन गई। और आप देखते हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था, तो ये वाला क्षेत्र कौन ले लिया? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जहाँ जो था वहाँ यथास्थिति बना दिया गया। तो ये वाला क्षेत्र आज भी पाकिस्तान के पास है। ठीक है, चलिए, ये पाकिस्तान के पास है और ये वाला जम्मू कश्मीर हम लोग के पास है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया और पूरा बना करके 4 पार्ट में कर दिया गया। 4 पार्ट करने का मतलब ये हो गया ना कि सेक्शन बना दिया गया, क, ख, ग, घ। और कहा गया कि जो राज्य क में रहेगा उसका महत्व ख वाले से ज़्यादा रहेगा, जो ख में रहेगा उसका महत्व ग वाले से ज़्यादा रहेगा, जो ग में रहेगा उसका महत्व घ वाले से ज़्यादा रहेगा। अब ये सिस्टम तो बन गया, लेकिन राज्यों में क्या होने लगा?
ऊंच नीच की भावना पैदा होने लगी, हम ऊंचे वाले राज्य हैं, तुम नीचे वाले राज्य हो। ठीक है। अब कहा होता है कि पहली बार 1952 में डिमांड होने लगी मद्रास के क्षेत्र में कि भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को अलग कर दो। तमिल लोग कहने लगे भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग करो। और जब 1 नवंबर 1953 को 1 नवंबर 1953 को पहली बार मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया गया। तब बाकी राज्य भी क्या करने लगे कि भाई हमको भी अलग करो, हमको भी अलग करो। जैसे महाराष्ट्र था, गुजरात एक ही में था, हमको अलग करो। पंजाब हरियाणा एक ही में था, हमको अलग करो। सब लोग अलग अलग डिमांड करने लगे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भाई रुक जाओ, हम क्या करते हैं कि 1953 में दिसंबर महीने में एक आयोग का गठन कर दिया गया जिसे कहा था राज्य पुनर्गठन आयोग। और राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया उस समय के सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज फजल अली को। ये सब नोट करते जाइए, सब क्वेश्चन है। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। दिसंबर 1953 में क्या किया गया था, गठन किया गया था। यह जो फजल अली जो मतलब कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने 1955 ईस्वी में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया और पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। किस आधार पर होना चाहिए, उनका प्रशासनिक क्षेत्र देखिए, भौगोलिक क्षेत्र देखिए और योजनाएं जो लागू की जा रही हैं उसके आधार पर क्या किया जाए। प्रशासनिक योजना और भौगोलिक क्षेत्र के सुविधा के हिसाब से राज्यों का बंटवारा हो, न कि भाषा के आधार पर। ठीक है। तब 1955 ईस्वी में संसद भवन में एक विधेयक लाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक, और उसके बाद से राज्यों का बंटवारा अलग अलग कर किया जाने लगा। और जो क ख ग घ में रखा गया था उसको भी क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। इसलिए कि रिपोर्ट में कहा गया था कि ये भी क्या कर रहा है, राज्यों में मतभेद पैदा कर रहा है। फाइनली आज देख रहे हैं आप लोग कि कितने राज्य हैं हमारे पास, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे लास्ट का जो बंटवारा हुआ है कब का हुआ है, 2014 का हुआ है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया है। अपने बिहार को देख लेते हैं तो बिहार में 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। क्लियर है। चलिए, तो ये था हमारा अनुच्छेद 1। अब आते हैं अनुच्छेद 2 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 2, चलिए मजा आ रहा है पढ़ने में, नोट्स बनाते जाइए साथ में और पढ़ते जाइए। समय कम है, ठीक है ना, समय कम है लेकिन हम में दम है। ठीक है, समय कम है, हम में दम है, आराम से निकालेंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखिए क्या करते हैं आप लोग, पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, लेकिन जितना पढ़ाई करते हैं उससे ज़्यादा टेंशन लेते हैं। आप ईमानदारी सोचिएगा कि 2 घंटा पढ़ाई करते हैं, 3 घंटा सोचते हैं उसके बारे में कि हमको पढ़ना है, ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, टाइम टेबल डेली बन जाता है आपका। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितना देर बैठिए पढ़िए और जितना पढ़िए उसका 2 बार लिखिए, उसका डबल लिखिए, और तब देखिए तैयारी कैसे हो रही है। अरे 80 दिन दिया है ना, कम नहीं होता है, 80 दिन कम नहीं है, 60 दिन का टाइम टेबल बनाइए। आप अपने जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ एक कागज लीजिए, इसको 60 पार्ट में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करके एक एक डेट लिख लीजिए, एक एक डेट लिख लीजिए, और एक एक दिन गुजरता जाए इसको काटते जाइए कि आज का दिन कैसा रहा, आप लिखिए, दूसरा दिन कैसा रहा, और टारगेट बनाइए, उसको अचीव कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। मजा आएगा पढ़ने में और खुशी मिले कि हमने जो आज टारगेट बनाया अचीव कर लिया। अगर रात में आप टारगेट बनाए हो कि हम इतना तैयार कर लेंगे, नहीं तैयार कर पाए तो उस दिन सोना नहीं है, ये बना लो। 1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, पूरी रात हो जाएगी, लेकिन हम सोएंगे नहीं। क्यों? अपना टारगेट अचीव करेंगे। क्लियर है। तो इस तरह की तैयारी कीजिए और टेंशन लेके तैयारी मत कीजिए, एकदम रिलैक्स माइंड होकर। इसलिए कि जीएस है भाई, ये मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं है कि आप पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ लेंगे उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। जीएस में, जीएस की विडंबना यही है कि आप पढ़ लीजिए कितना हो। अब ये हम टीचर हैं कह देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, लेकिन पूरा ब्रॉड सिलेबस है इसका, पढ़िए। कहाँ से क्वेश्चन है कोई नहीं जानता है। ये भी हो सकता है कि आप 5 क्लास में जो पढ़े थे याद था, वहीं से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या देखेंगे, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 1 हमने देख लिया। अब आर्टिकल 2, अब ये क्या कहता है भाई, ये कहता है कि संघ अविनाशी है। ठीक है, तो इस संघ में बाहर से कोई अंदर आ सकता है लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा सकता है। क्या है ये, बाहर से कोई अंदर आ सकता है, अंदर से बाहर नहीं जा सकता है। कहने का मतलब है कि ये हमारा भारत हो गया, अगर यहाँ पे कोई क्षेत्र है कहे कि हम आना चाहते हैं तो आ जाओ,
लेकिन ये अंदर वाला कहे कि हम बाहर जाना चाहते हैं, नहीं भाई नहीं जाओगे। सर क्या जब से ये संविधान हमारा बना है उसके बाद कोई अंदर आया है? आया है। कौन सा है? तो वो है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम को 1974 में, ये सब क्वेश्चन है लिखते जाइए, 1974 में 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया। कोई स्टेट, कोई स्टेट, सह राज्य, सह राज्य। और 1 साल बाद कहा गया कि भाई सह राज्य क्यों रहोगे? सह राज्य का मतलब होता है कि हम आपको राज्य के समान मानते हैं, ठीक है ना, राज्य के समान मानते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार, तो इंदिरा गांधी बोली कि भाई राज्य के समान क्यों रहोगे, तुम राज्य ही बन जाओ, ठीक है। तो क्या किया गया? 1975 कौन सा संविधान संशोधन? 36वां। और इनको क्या बना दिया गया? सिक्किम को स्टेट। और पूछा गया क्वेश्चन है कौन सा स्टेट? तो 22वां राज्य बने थे, 22वां राज्य बने थे। अब किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? जो हमारा संघ है वो उसके बाहरी क्षेत्र से किसी भी क्षेत्र को अंदर लाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। लेकिन अंदर से किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। तो किसको लाया गया है? हाँ, सिक्किम को। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन है, सिक्किम को कब लाया गया? डोमिनियन स्टेट्स, कोई स्टेट का दर्जा कब दिया गया? 1974। किस संविधान संशोधन? 35वां संविधान संशोधन। कब पूरा स्टेट बना लिया गया? 1975। किस संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत। तो ये हमारा आर्टिकल 2 हो गया। अब देखेंगे आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि जो हमारा संघ है उसके अंदर, जो हमारा संघ है उसके अंदर किसी 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, या 2 या 2 से अधिक राज्यों के कुछ भाग को मिलाकर, या एक राज्य को 1 से अधिक भाग में तोड़कर हम नए राज्य का सृजन कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं। या किसी भी राज्य के नाम में भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है। बात समझ में आ रहा है ना? ध्यान समझिए, 4 अनुच्छेद है इसमें। कौन कौन है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ, राज्यों का संघ है वह अविनाशी है, ठीक है ना। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? कि भारत के संघ के भौगोलिक क्षेत्र में बाहर से कोई स्टेट चाहे तो अंदर आ सकता है। कौन आया है? सिक्किम आया है। अनुच्छेद आर्टिकल 3 कहता है, आर्टिकल 3 कहता है, ये क्या कहता है? कि जो भौगोलिक क्षेत्र है, संघ है, उसके अंदर जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुछ भी हैं, संसद जब चाहेगी तो राज्य 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना देगी, एक राज्य को तोड़कर नया राज्य बना देगी, नाम में परिवर्तन कर सकता है, भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, और वो करने का अधिकार उसको, संसद को, अनुच्छेद 3 प्रदान करता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 3 प्रदान करता है। और नए राज्यों का गठन आप देख ही रहे हो, नया राज्यों का गठन होता रहता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 कहता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 में प्रावधान है, कौन कौन सा प्रावधान है भाई? आर्टिकल 2 में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 2 कहता है कि संघ के बाहर से किसी क्षेत्र को हम संघ में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि हम क्या करेंगे, संघ के अंदर किसी भी राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाना, नए राज्य 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाना, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 3 में एक चीज और सुन लीजिए, जब ये करना होता है ना, संसद होती है, संसद मतलब यहाँ होते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, यहाँ होते हैं कौन? लोकसभा, यहाँ होता है राज्यसभा, और ये तीनों मिलाकर क्या बनता है? संसद या पार्लियामेंट। सांसद नहीं, सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद बनता है। तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, कौन कौन? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहीं से क्या होता है? कोई विधेयक पास होता है। तो मान लो कि अनुच्छेद 3 के तहत कोई विधेयक पास करना है, और किसी राज्य पर, मान लो कि हम ये राज्य बोल दिए, राज्य है, इस राज्य का बंटवारा करना, इसको तोड़ना है, तो क्या होता है? एक विधेयक लाया जाता है, और विधेयक मान लो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, तो ये विधेयक चला जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। अब
ये लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के पहले राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो इस विधेयक को भेज देते हैं कहाँ, उस राज्य के पास जिस राज्य पे इस विधेयक का, इस संशोधन का प्रभाव पड़ने वाला है। अब ये राज्य सर क्या करेगी, अपने विधायिका में लेके आएगी, विधायिका में बहस करेगी कि हमको तोड़ा जा रहा है, हमको जोड़ा जा रहा है, कुछ भी, तो हम क्या चाहिए, तो ये अगर ये पास करती है तब भी ठीक, और नहीं पास करती है, उस विधेयक को गिरा देती है, तब क्या होगा सर, ये चाहती है कि इसका बंटवारा नहीं हो, तब क्या होगा, राज्य विधेयक को फेल करके भेज देगी किसके पास, राष्ट्रपति के पास, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो एक नाम मात्र का जैसे फॉर्मेलिटी पूरा किया जाता है कि राज्य से पूछ लिया जाए, राज्य नहीं माने या माने। जैसे बचपन में क्या होता था, हम लोग से पूछा जाता था साइकिल लोगे या कुछ भी, मतलब पूछा जाता था, किया जाता था अपने मन का, पूछ दिया जाएगा साइकिल चाहिए, हाँ चाहिए साइकिल, खरीदेंगे कब, जब उनको खरीदना होगा। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से प्रेसिडेंट उस राज्य के पास भेज देता है विधेयक को, और राज्य अगर मंजूर है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, ठीक है, ये रिटर्न जाता है, और तब लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद विधेयक को लागू कर दिया जाता है। अच्छा सर, अगर राज्य का बंटवारा करना हो और राज्य अपने विधानसभा से पास करके भेज दे, जैसे कि यूपी में मायावती जी ने किया था जब मुख्यमंत्री थी, यूपी को 4 पार्ट में बांट करके विधेयक पास करा दी, तो यहाँ जाएगा प्रेसिडेंट, लोकसभा राज्यसभा चाहेंगे तो बंटवारा होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं बंटवारा होगा, क्योंकि यह पूरा का पूरा संसद के पास होता है अधिकार, अनुच्छेद 3 के अनुसार था, ठीक है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि सर ये 2 या 3 के लिए जो भी विधेयक आएगा कहाँ पे, संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में, तो यह साधारण बहुमत से पास होना चाहिए, साधारण बहुमत। इसका मतलब क्या होता है सर, देखिए, एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत इसका मतलब होता है, साधारण बहुमत का मतलब होता है जितनी उपस्थिति है उसका 1/2, जितनी उस दिन उपस्थिति है संसद में, विधायिका में, उसका 1/2 लोग उस पर साइन कर दें तो क्या हो गया, विधेयक पास हो गया। लेकिन विशेष बहुमत का मतलब होता है कि 2/3 लोग साइन करें तो पास होगा। 2/3 का मतलब क्या हो गया, अगर 100 लोग उपस्थित हैं तो इसमें कितना लोग, 66 लोग, 67 लोग साइन करें, और अगर साधारण बहुमत है तो कितने लोग, 51 लोग, 1/2 से 1 अधिक साधारण बहुमत हो गया। तो इसका मतलब ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे एकदम एक अधिकार है केंद्र सरकार का, मतलब आप विरोध भी नहीं कर सकते हैं, केंद्र सरकार का एक अधिकार है। संविधान में भाग 1 हम लोग पढ़ लिए, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र पढ़ लिए, इसमें 4 अनुच्छेद हैं। पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है ना, उसके अनुसार इसके पास इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाग 2 कहता है कि इस संघ में बाहर से कोई क्षेत्र शामिल किया जा सकता है, और इस आधार पर 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था 35वें संविधान संशोधन के तहत, और 1975 में सिक्किम को 36वें संविधान के संशोधन के तहत राज्य का दर्जा दे दिया गया, उसको भारत में संघ में शामिल कर लिया गया। और जो संघ में एक बार आ गया फिर दोबारा निकल नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि संघ हमारा क्या है, अविनाशी है। क्लियर है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संघ के अंदर जो राज्य हैं उनमें तोड़फोड़ किया जा सकता है संसद द्वारा, मतलब 2 या 2 राज्यों से अधिक मिलाकर एक नया राज्य बना दो, एक राज्य को तोड़कर कई राज्यों में बांट दो, उनके भौगोलिक क्षेत्र चेंज कर दो, उनका नाम परिवर्तन कर दो, ये सब संसद कर सकती है। और इसके लिए जो राज्य पे जिस राज्य के लिए किया जाना है उसके विधायिका से पूछा जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है। क्यों? अगर वो राज्य कहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए तब भी क्या होगा, वो विधेयक पास होगा, संसद के हाथ में टोटल है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि जो अनुच्छेद 2 या 3 के तहत संसद विधेयक संसद में प्रस्तुत होगा वह साधारण बहुमत से पास होगा, विशेष बहुमत की जरूरत उसके लिए नहीं होती है। साधारण बहुमत का मतलब जितने लोग उपस्थित हैं उसका 1/2 + 1, और विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है कि जितने लोग उपस्थित हैं उसका 2/3 बहुमत। तो ये भाग 1 हम लोग का कंप्लीट हुआ आज। ऐसे ही हम लोग अब कल नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे भाग 2, जिसमें नागरिकता का उल्लेख है, और नागरिकता को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, जम के पढ़िए। संडे को टेस्ट होगा, जितना पढ़ाया जाएगा उसमें से ही क्वेश्चन बना के आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।